हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। अगर आपने 1.2 का परिचय नहीं देखा है ना इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हैंडल करा जाता है ना, कैसे सॉल्व करा जाता है। बहुत डिटेलिंग में वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पे हम सभी सवालों को है ना, हमारी एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, हम सभी सवालों को यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, है ना। सभी सवालों को मैं हल करूँगा। ये इसलिए मैं कराता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सवाल करा और आपको मिलाना है कि मेरा सवाल सही है या नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वीडियो देखा होगा 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आप सारी सवाल वैसे ही कर ले जाने वाले, ठीक है ना। ये बात करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत छोटी सी प्रश्नावली है ना, कुछ 1 2 3 क्वेश्चन है, फटाफट से करके इसको खत्म करते हैं जी। इसमें क्या लिखा गया हमारे पास, पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी हमसे इस तरह के सवाल को कहा जाता है तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं ना। हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे माना, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे माना करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। इसका उल्टा माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये हम फटाफट से मान लेंगे, ठीक है। अगर आपने करड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो आप क्या कर सकते हो, इसको p/q के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो हमने लिख दिया कि √5 जो है अपन p/q। यहाँ पे एक बात जो मैं हर वीडियो में कई बार मैंने बताया, इस तरह के सवाल में आपको लिखना पड़ता है क्या, कि जहाँ p और q है ना, जहाँ p और q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, है ना। मतलब p और q का सिर्फ एक गुणनखंड होगा, है ना। गुणनखंड मैंने कई बार बताया है। गुणनखंड क्या होता है, कोई संख्या जिस जिस से कटता है। जैसे 6 है तो 6 जिस जिस से कटेगा ना वो उसका गुणनखंड। जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और किससे कटता है, 6 से। तो 1 2 3 6 इसके गुणनखंड है। क्या है बच्चा, गुणनखंड है ना। यानी कि 1 से 6 कटेगा 2 से, तो जो संख्या 6 को काट दे, जो संख्या 6 को काट दे वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p और q का, अर्थात है ना, अर्थात p और q का, ठीक है। अर्थात p और q का एक के अलावा, है ना, एक के अलावा, p और q का एक के अलावा कोई दूसरा, है ना, कोई दूसरा उभयनिष्ठ, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना, गुणनखंड नहीं है, ठीक है जी। और साथ में जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ये बातें आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या है कि जो p और q है ना, ध्यान समझना, ये सिर्फ और सिर्फ ना 1 से कटेगा। किससे कटेगा बच्चा, 1 से कटेगा, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो देखो, जब भी हम कोई भी भिन्न लिखते हैं ना, जब भी हम कोई बटे वाली संख्या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 16/18, ये हमारे पास एक संख्या है। ये हमारे पास एक संख्या है ना भिन्न, यानी एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है, इसको हमने कैसे लिखा है बच्चा, p/q के रूप में, है ना। तो ये क्या होता है, ये p होता है, ये क्या होता है, q होता है, ठीक है। तो कोई भी भिन्न हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको ना सरलतम रूप में लिखते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो अगर इसको काट के छोटा करेंगे क्या हो जाएगा, ये इसको 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 9 कितना हो जाएगा, 18। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 8 और 9 है ये ना 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या है तो ये जो अंश और हर होता है ना, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। मतलब ये जो p और q है ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कि ये एक के साथ, मतलब 8 और 9 दोनों को काटना है, ये दोनों संख्याएं 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर मैंने एक √5 को क्या माना, परिमेय माना, p/q के रूप में लिखा, तो मैंने बस वही बात कही जो यहाँ पे मैंने कहा है कि p और q जो है वो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। बात समझ में आई। अर्थात p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, बस। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद कुछ नहीं करना है ना। आपको क्या कर देना ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर है ना, और ये जाएगा p/q का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा जी 5। आपको पता है ना जब भी करड़ी का स्क्वायर करते करड़ी हट जाता है और यहाँ से हो जाएगा p² / q²। ठीक है, इसके बेटा कितना कर लेंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5q² और बराबर कितना हो जाएगा p², इसका यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि q² बराबर कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p²/5। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। बस यहाँ पे आपको छोटी सी बात लिखनी है ना, बात क्या लिखनी है मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या लिखना है ना, ध्यान से देखना। आपको लिखना है चूंकि है ना, चूंकि p² क्या लिखना है, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, चूंकि p² 5 से विभाज्य है ना, इसलिए है ना, इसलिए इसको ना बोलते हैं चूंकि, इसको क्या बोलते हैं चूंकि, है ना, ये नहीं बनाना है। ठीक है, इसको चूंकि बोलते हैं, और अगर एक बिंदु ऊपर दो नीचे इसको बोलते हैं इसलिए p भी है ना, p भी 2 से सॉरी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। ये बात समझे बच्चा, ये बात समझे बाबू मेरे, है ना। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सोचो अगर कोई संख्या p² मतलब मान लेते हैं 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, आप मेरे को बताओ 5 का स्क्वायर अगर 5 से कटेगा, विभाज्य मतलब कटेगा, अगर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 को अगर हम 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो खाली 5 भी तो 5 से कट जाएगा। वही बात है, अगर स्क्वायर 5 से कट रहा है तो खाली p भी तो 5 से कटेगा, जैसे कि ये स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो सिर्फ p भी तो 5 से विभाज्य होगा। वही बात मैंने लिखी है ना। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात 5 जो है वो p का एक गुणनखंड होगा ना, 5p का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यह एक गुणनखंड होगा नहीं, एक गुणनखंड है ना। यह बात समझे, दोबारा समझा दूं क्या। देखो मैंने कहा ना कि जो संख्या जिससे कट जाती है ना वो उसका गुणनखंड होता है। अब p 5 से कट रहा है तो 5 जो है वो p का एक गुणनखंड होगा, है ना। जैसे 6 जो है वो 2, 3 और 1 और 6 से कटेगा, तो 1, 2, 3, 6 ये इसके गुणनखंड है, क्योंकि 6 इनसे कट रहा है। तो यहाँ पे p जो है वो 5 से कट रहा है तो 5 जो है वो p का एक गुणनखंड होगा। ये बात मैं लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना, बस ना आपको ना ये लाइन उठा लेनी, ये ऊपर वाली ये। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी करेगा ना यहीं से ध्यान देना। ठीक है, अगर p 5 से कट रहा है, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक थ्योरिकल क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसको थोड़ी सी इसमें क्या है, कुछ हिंदी की यूज़ करी जा रही है ना, कुछ लिखा जा रहा है, ये क्या है एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, देखिए मैंने क्या कहा है ना, अगर p 5 से कट रहा है तो कुछ आएगा, वो मान लेते हैं m आएगा। क्या आएगा बच्चा, m। ठीक है, इसको हमने माना है ना। आप इमेजिन करो, चूँकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर p की जगह कोई संख्या होती और हम 5 से काटते तो कुछ तो आंसर आता, वो आंसर हमने मान लिया m आएगा। आप इमेजिन करो, मान लेते हैं भाई p की जगह 25 होता है ना, और 25 को अगर 5 से काटते तो कितना आता, 5 आता। तो ये 25 था, अंक था, तो ये 5 आ गया, पर ये तो एक अक्षर है ना, तो हमने मान लिया कि भाई p की जगह कोई अंक रहा होगा, उसको काटेंगे तो आंसर m आएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा 5m, है ना। अब क्या करेंगे, जो p का मान है ना, ठीक है यहाँ समझना, p का मान है ना, p का मान क्या कर देंगे समीकरण 1 में, p का मान समीकरण 1 में है ना रखने पर, ये सब बातें आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर हम p का मान समीकरण 1 में रख दे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है जी, q² है ना, बराबर जहाँ पे p है वहाँ पे कितना रखना है 5m, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा q² बराबर है ना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से m का स्क्वायर करेंगे तो m², और बटे में कितना हो जाएगा 5 से 5 काटेंगे कितना जाएगा, सॉरी 5 से 25 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा q² बराबर 5m² है ना। तो अगर मैं m² को यहीं पे रहने दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q² बटे 5, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m² बटे q² बटे कितना हो जाएगा 5। अब जो बात आपने इसमें लिखी थी है ना कि p² 5 से विभाज्य है, वही सेम बात इसमें लिखेंगे है ना, कि चूंकि q² 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है ना, q² 5 से विभाज्य है,
है, इसलिए Q भी है ना, Q भी मतलब कि कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी, ठीक है। जैसे इसमें लिखा था सेम बात इसमें, Q भी 5 से क्या होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं जी, अर्थात 5 जो है, 5 है ना Q का भी, आप समझ रहे हो, 5 जो है वो P का भी एक गुणनखंड है, और 5 जो है वो Q का भी है ना एक क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि Q जो है वो 5 से भी कट रहा है ना, गुणनखंड है। ये बात समझ में आई, ठीक है। बस समझो आपका काम हो गया ना, बस इतना सा काम करना था। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ, हमने क्या कहा था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब क्या है कि जो P और Q है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, 1 से कटेगा, यही कहा था ना। मतलब P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड होगा, वो भी 1। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो P और Q है ये किससे कट जा रहा है, ये 5 से भी कट जा रहा है ना। मतलब कि ये 1 के अलावा 5 से भी कट जा रहा है। अगर ये 5 से भी कट जा रहा है तो क्या यह सहअभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर P और Q 5 से भी कट जा रहा है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि हमने क्या माना, हमने गलत माना, है ना। हमने P और Q को सहअभाज्य संख्या माना, यानी ये क्या है, गलत माना। यानी कि इसलिए क्या हो रहा है कि जो हमारे द्वारा मानी गई जो बात है वो विरोधाभास प्रकट हो रही है ना। हमने क्या माना, हमने माना कि √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिंदगी में कभी भी अगर आप किसी भी करड़ी वाली संख्या को अगर आप बट्टे में लिखते हो तो जो बट्टे वाली संख्या होती है ना, ये हमेशा हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये जो अंश और हर होता है वो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अंश और हर यानी जो P और Q है वो 1 के अलावा 5 से भी कट जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि √5 को हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना। हमने क्या है, एक गलत मान लिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, है ना, चूंकि है ना P और Q का, है ना, चूंकि P और Q का, ठीक है, 1 के अलावा चूंकि P और Q का 1 के अलावा, है ना, 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सही बात है, 5 भी क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना। अर्थात P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि हमने क्या माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, है ना, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात, ठीक है, विरोधाभास प्रकट होती है ना, विरोधाभास, ठीक है, प्रकट होती है इसलिए, है ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए करड़ी में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया। तो हमने क्या करा, हमने करड़ी में 5 को P/Q के रूप में लिखा, यही तो गलती हो गया। अगर ये करड़ी में 5 को अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये जो P और Q है यह सहअभाज्य होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि P और Q सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर P और Q सहअभाज्य नहीं है तो हमने क्यों माना, है ना। यानी हमारे द्वारा मानी गई बात क्या हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। इसलिए करड़ी में 5 का एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को ना इस तरह से नोट करते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के सवालों को करना, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये जो ऐसे बकवास की बातें इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है जी। ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते इसमें क्या लिखा गया है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसके जस्ट पहले वाली सवाल से बहुत ज़्यादा आसान है, और इसको करने का तरीका भी क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है ना। अगर आपके सामने कभी इस तरह की सवाल हो ना, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, तो उनको वैसे करना है जैसे मैंने इसके जस्ट पहले वाली सवाल बताई है ना, ठीक है। और ये जो सवाल बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद यानी उनको छोड़ के बाकी इन सवालों को जैसे ये बताऊंगा वैसे करना रहेगा, और इसको करना बड़ा आसान है, ठीक है बच्चा। देखते हैं। तो वही बात है ना, अगर आपको इसको अपरिमेय दिखाना है तो हम पहले इसको क्या मान लेंगे बच्चा, परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना, है ना, माना, ठीक है।
3 प्लस 2 करड़ी में 5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, मान लिया जी, मान लिया, ओके ओके। तो आपको भी पता है इसके बाद मैं क्या करूँगा, है ना, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने क्या है इसको लिख लिया, है ना। और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन जो हमेशा हमेशा लिखनी है ना, ध्यान देना इन सवाल में, और इसके जो मैंने पहले बताई, ठीक है। तो अगर उस तरह की सवाल हो ना, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, तो उसको जैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया, उसको वैसे लिखना है, ठीक है। पर इसमें आप इसको बस ऐसे लिखेंगे कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ठीक है जी, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना सा, ठीक है। आपको वो बात इसमें नहीं लिखना है ना कि p और q सहवास संख्या है, ठीक है। वैसे बस उन सवालों में करना है जो √2 हो, √5, √7 ऐसे करके जी। इसमें देखिए फिर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, जैसे पहले सवाल में करा था, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि जो रूट वाला है ना, जो करड़ी वाला है, इसको इधर रखना है, बाकी सबको उठा के उधर भेज देना है। रूट वाले को इधर रखना है, बाकी सबको उठा के उधर भेज देना है, ठीक है। तो आप कैसे देखो, तो इस तरह के सवालों में कैसे होता है ना, कैसे, तो पहले जो 3 है, 3 उधर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। अच्छा 3 के सामने क्या है जी, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2√5। कोई कहेगा कि सर इसके सामने वाला प्लस कहाँ गया, अरे भाई ये अभी भी प्लस में ही है ना, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो ये p/q है ना, और ये जो 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। हो गया जी, हो गया। चलिए अब मैंने क्या कहा है ना कि यहाँ पे सिर्फ रूट का बचना चाहिए ना, रूट, है ना, थोड़ी ना इसको सॉल्व कर लेता है। जैसे ये √2√5 है ना, अगर मैं इसके बटे में 1 कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3q, है ना, और ये कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। सही बात है। देखो अब ये 2 जो इधर गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर p - 3q, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से भाग में कौन है, q है, तो जो 2 है बस इसके साथ आ जाएगा ना, ठीक है। 2 दौड़ता 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 इसके साथ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2q। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बात लिखना है कि चूंकि, है ना, क्या लिखना है, चूंकि, है ना, ये जो √5 है, चूंकि √5 यानी करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है ना, आप है लिख देंगे, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, और है ना, ये पूरी शकल, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा जो फोटो है, ठीक है, इस फोटो को ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा फोटो है ना, ऐसे p - 3q, और ये क्या जाएगा 2q, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, हमने कहा फोटो, ठीक है, ये एक फोटो है भाई, है ना। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p - 3q बटा 2q ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। सही बात है, क्योंकि ये क्या है, बटे में, है ना। ध्यान देना, कभी भी अगर आप एक परिमेय संख्या में, है ना, कभी भी अगर आप एक परिमेय संख्या में ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कभी भी अगर आप एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि जैसे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था कि जब हमने 3 को इधर भेजा तो p/q - 3 ऐसे था, है ना। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, और फिर इसके बटे में 2 आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो परिमेय ही होता है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, और ये जो है ये क्या है, एक परिमेय सॉरी √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है कि कभी भी, क्या लिखना है, कभी भी, है ना, यानी फॉर एवर, है ना, हमेशा के लिए, कभी भी, है ना, कभी भी, है ना, फॉर एवर, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना, परिमेय संख्या के, है ना, बराबर नहीं हो सकती, है ना। ये बात आपको लिखना है, ठीक है। ये एक टैग लाइन है, समझो, ठीक है ना। इस लाइन को बहुत ध्यान से याद करना, ठीक है, टैग लाइन, है ना, पूरे सवाल की जान। कभी भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है,
परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। अर्थात √5 डज नॉट इक्वल टू p-3q डिवाइडेड बाई 2q। ठीक है। अब तो कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी हमने गलत माना। बस हम यहीं पे लिखेंगे कि अतः, है ना, अतः हमारे द्वारा ठीक है मानी गई बात ठीक है, मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है ना, विरोधाभास प्रकट ठीक है प्रकट होती है। हमने क्या माना था भैया, इसको हमने क्या माना था भैया, ये जो है ना, ये एक p/q यानी ये एक परिमेय संख्या है, गलत मान लिया ना। ठीक है। तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है ना, इसलिए, है ना, इसलिए क्या 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, बस ये सिंपली आपको कर देना, ठीक है ना। और लास्ट में आपको लिख देना ना इति सिद्धम, हो गया सिद्ध, ठीक है, इति सिद्धम। सही बात है जी, समझ में आया, है ना। इसके बाद भी किसी को लगे हैं हाँ ये कैसे हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है, ये ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास टोटल 3 पार्ट है। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, है ना। तो पहले 1/√2 को देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे जी, सिंपल, जैसे पहले वाला करा था, इसके जस्ट पहले वाला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वही जो हर बार लिखते हैं, क्या, माना, है ना, माना 1/√2 एक क्या है बच्चा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया जी, मान लिया, ठीक है। मैं बिल्कुल हैंड राइटिंग बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, है ना, कई बार आपने सुना होगा कि मैथमेटिक्स में हैंड राइटिंग नहीं देखा जाता है, तो है ना, आप साफ साफ लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हमें इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं जी, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही सेम बात, ठीक है। क्या मैं लिख दूँ, क्या सेम बात, है ना, सेम बात क्या है कि जहाँ p और q क्या है ना, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। ये बात आपको हर बार लिख देनी है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं लिख देता हूँ भाई, मेरे लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ p और q, ठीक है, पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया जी। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। मैंने क्या कहा कि जो करड़ी में है वो इधर होना चाहिए, बाकी सब इधर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 1/2 है ना। ध्यान समझना, अगर मैं इसका यहाँ पे गुणा कर दूँ कितना हो जाएगा जी, q हो जाएगा, इसका यहाँ पे कर दूँ कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 और कितना हो जाएगा, है ना, p हो जाएगा। सही बात है ना। अगर मैंने कहा ना करड़ी में 2 एक तरफ होना चाहिए, बस एक तरफ होना चाहिए। इस p को इधर लाऊंगा, ये गुणा इधर का क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो q अपन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, √2 बचेगा। या अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसको इधर कर दूँ और इसको इधर, ठीक है, ध्यान देना। बस p/q को छोड़कर, है ना, p/q को छोड़कर अगर आपके सामने यहाँ पर कोई भी तस्वीर आ जाएगा ना, कोई भी तस्वीर, जैसे यहाँ पे क्या है, p/q था, पर यहाँ पे क्या लिखा है, q/p लिखा है, हाँ या ना, ठीक है। ये क्या लिखा है जी, q/p। तो बस आपको वही बात लिखनी है जो अभी हमने लिखा था, क्या, कि चूँकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है ना। तो फिर वही टैगलाइन लिखना है कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात करड़ी में 2 जो है डज नॉट इक्वल टू q/p। अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने से वो जो हिंदी थी उसको लिख लेना है, ठीक है ना, सेम एज, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको क्या कर देना है, उसको ये जो हिंदी थी वो लिख लेना है, ठीक है ना। मैं इसमें क्या ही बताऊँ, ठीक है, एक चीज़ को कितनी बार बताऊँ ना, ये बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा करते हैं जी, दूसरा, ठीक है। दूसरा में हमारे पास क्या है ना, 7 है और रूट कितना है जी, 5 है, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो अगर इसको भी वैसे लिखेंगे है ना कि क्या, माना
क्या माना करड़ी में, मतलब माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है ना। अगर इसको हम परिमेय, ये आप खुद से लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको मैंने क्या करा, परिमेय संख्या के रूप में मान लिया p/q, ठीक है जी, मान लिया। और ये जो मैं हर बार लिखता हूँ, ठीक है ना, ये आपको ना सेम बात लिख देनी, ठीक है ना, सेम बात, है ना, सेम बात लिख दिया जी, ओके। तो करड़ी वाला एक तरफ होना चाहिए, तो मैंने करड़ी में 5 को इधर रखा, है ना। ये 7 इधर गुणा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, और भाग में पहले से कौन है, q, तो 7 इसके साथ में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और p/7q एक परिमेय संख्या है, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात करड़ी में 5 डज नॉट इक्वल टू p/7q, है ना। अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए ये जो शकल है ना 7 करड़ी में 5, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, है ना, ठीक है। तो जो इसके बाद है ना, आपको जो सेम बात है वो क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है ना। सेम बात जो मैंने लिखवाया हिंदी का वो लिख देना है इसे, ठीक है। अब आप इतने समझदार तो हो ही चुके हो ना, हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, ठीक है। पहले मैंने आपको परिचय पढ़ाया 1.2 का, फिर मैंने सारे एग्जाम्पल बताए, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा भी कर लेते हैं ना, लगे हाथ, है ना। क्या लिखा गया है, 6 प्लस करड़ी में 2, यही है ना, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, 6 प्लस करड़ी में 2 को p/q के रूप में मान लेंगे, है ना। सेम बात आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि √2 को यहाँ पे रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। ये हो जाएगा √2 बराबर p/q, ये 6 इधर प्लस में है ना, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या लिख देना है कि चूंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -6, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, किसी परिमेय संख्या में से अगर आप एक परिमेय संख्या घटाते हैं, 6 क्या होता है, परिमेय होता है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो है ना, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात जो √2 डज नॉट इक्वल टू p/q -6, तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए यानी 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जैसे मैंने हिंदी आपको बताया था, ठीक है, मैंने कहा ना ये आसान सवाल है ना, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी p/q नहीं, प्रीवियस सिर्फ pq, है ना, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ना, सॉरी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह आपको सारी बातें लिख लेनी है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ध्यान देना है सिर्फ इस सवालों पे ना, √2, √3, √5 और √7, है ना। जो ये सवाल है ये थोड़ा सा लेंदी है ना, लेंदी, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी सवाल है ना। यानी कहने का मतलब ये कि क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना। और इसको देखो करने में थोड़ा सा है ना, बहुत कुछ लिखना भी पड़ा था, लेकिन इसके बाद की जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल क्या है, आसान, ठीक है। तो इसमें जो आप यहाँ पे p/q के बाद जो हिंदी लिखते हैं वो अलग होता है, और इस तरह के सवालों में जो आप हिंदी लिखते हैं वो अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी ध्यान देंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह के सवालों को करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और ये बात आप बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो है ना, आज की जो प्रश्नावली है ना, कौन सा बच्चा, 1.2 है ना, 1.2 पूरी तरह से द एंड होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। और देखते रहिए आप प्रवीण क्लासेस, है ना, द नेम इज इनफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।